ठीक है, आओ जी करें आज का सेशन हम स्टार्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूनिट 4 के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है परफॉर्म करना? मतलब ए ने बोला है बी को, भाई मैं तेरे को सामान दूंगा। बी ने बोला मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा बदले में। ठीक है, तो इनको ये परफॉर्म करना है, ये करना भी पड़ेगा। जो इनका ये प्रॉमिस है, जो ये ऑफर करें एक्सेप्ट करें जो भी, इसको इसको परफॉर्मेंस बोली जाती है। ठीक है जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन करेगा, क्या क्या किसके राइट्स लाइबिलिटीज रहेंगे, कितने बजे, मतलब कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, है ना। और ये सब चीजें, और कब डिस्चार्ज माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने उसमें बोली हुई चीजें वो पूरी करनी, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और एक होता है ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही काम का पता चल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल मतलब एक्स ने बोला सामान देने दे दिए, वाई ने बोला पैसे देने हैं, दे दिए। दूसरे में क्या है, ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। भाई अगर ए ने ना ऑफर भी कर दिया या प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको सामान दूंगा, तो भी इसको क्या बोल देते हैं, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका नाम क्या, ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है जी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ए ने बोला था बी को कि मैं सामान दूंगा, जिस दिन डिसाइड किया एक घर पे देने गया, ठीक है जी, और उसने दरवाजा ही नहीं खोला या उसने डिलीवरी नहीं ली, ठीक है, तो इसको भी क्या बोल दीजिएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, एक एक्चुअल हो गया जब करना है, हर चीज जो जिसने बोली वो कर दी। दूसरा भैया अगर जिसने अगर प्रॉमिस भी कर दिया या ऑफर कर दिया कि हम ये करेंगे, तो उसको ऑफर टू परफॉर्म, उसको भी एक तरह से परफॉर्मेंस बोल देते हैं, या उसने कोशिश की करने की, उसको भी बोल देते हैं टेंडर ऑफ। आगे चलो, कहते कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा देखो, जो ऊपर हमने किया था ना यहाँ पर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि हम तो सामान लेके गए उसने दरवाजा ही नहीं खोला। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, कहते इसको परफॉर्मेंस कब मानेंगे, कहते एक तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी कंडीशन के, वो हमने पढ़ा भी है, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। और इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। हमने किया था ना भाई, रीजनेबल टाइम भी होना चाहिए, वर्किंग डेज में वर्किंग आवर्स भी, और सही जगह पे, जैसे ऑफिस हो गया या रेजिडेंस हो गया। तो अगर वहां पे आपने अटेम्प्ट की है, तो ये वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स, दूसरे बंदे को पूरी आपने टाइम दिया, हक दिया एग्जामिन करने का, चेक करने का। उसके बाद देखो, इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। भाई जो आप अटेम्प्ट करने लगे हो, जो आपने ऑफर दिया कि मैं सामान दूंगा, 100 बोरियां राइस की, चावलों की दूंगा, तो जब वो डिलीवर करने गया 100 की 100 बोरियां डिलीवर करने गया था। ठीक है, ये नहीं कि एक आधी बोरी लेकर चला गया। हाँ जी, समझ आया? तो इसको वैलिड परफॉर्मेंस बोलेंगे, या दूसरी टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या ऑफर टू परफॉर्म, या टेंडर परफॉर्मेंस। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी बोलो। यस मैम। हाँ, ठीक है, जहां ना समझ आए पूछ लेना। ठीक है ना, पूछ ले। चलो जी, अब आगे चलते हैं। बाय whom a contract में बी परफॉर्म। ठीक है, अच्छा कौन कर सकता है परफॉर्म? अपनी जो ड्यूटीज हैं, जिसने जो करना है या जिसने जो ऑफर किया उसको पूरा भी तो करना है ना, परफॉर्म भी करना है। तो कौन करेगा? जैसे ए ने बी को बोला मैं तेरे को 100 बोरियां चावलों की दूंगा, तो प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया, मतलब हमारे एग्जाम्पल ने ए, तो ए भी कर सकता है परफॉर्म। ए तो देखो करना ही है उसने। कहते ए नहीं कर सकता, उसने ना एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ सी, तो वो कर देगा सप्लाई उसको। ठीक है, तो भी वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। यह तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लॉ द्वारा जो ऑथराइज एक बंदा है, जैसे ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव डी है, कहता मैं कर दूंगा। और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब होता है, कब होता है इसका हक आता है, जब ये ए की डेथ हो जाती है ना, या नहीं था लीगल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रॉमिसर की डेथ के बाद कौन कर सकता है वो वाला काम जो अधूरा रह गया था इधर,
डी कर देगा, जो लीगल पर्सन है, लीगल ऑथराइज्ड पर्सन। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? बोलो जी। ठीक है, तो प्रोमिसर खुद भी कर सकता है, अगर एजेंट रखा है वो कर सकता है, और अगर ये ऊपर टपक लिया तो उसने जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सप्लाई कर सकता है। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों? बोलो जी। Yes, ma'am. ठीक है, और आगे के थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अच्छा, एक हमने कहा ना, ए ने बी को समाधान है, खुद दे या एजेंट रखा हुआ है वो भी दे सकते हैं, या ये ऊपर जब टपक लिया इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको दे सकता है। अब ना, अब ये जो बंदा थर्ड पर्सन कौन है ना, वो एजेंट है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई और बंदा है, कोई और बंदा है, तीसरी पार्टी है बाहर की, कोई और पार्टी है। ठीक है जी, मतलब इसने उसके थ्रू भी भिजवा सकता है बी को, अगर ए ने ना किया कोई और तीसरी पार्टी उसकी जगह पे अगर करिए तो वो भी करा जा सकते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? बोलो जी बोलो। मतलब है परफॉर्मेंस से, जो आपने परफॉर्मेंस करने के लिए जो आपने ऑफर दी है, जो प्रॉमिस किया वो पूरा करना है, चाहे खुद करो, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या कोई तीसरा बंदा आके कर दे आपकी जगह पे। ये हो गया। देन जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स कौन होते हैं? जैसे ए और बी ने मिलके कहा है कि हम ना 100 बोरियां राइस की सी को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब 100 बोरियां राइस की सप्लाई करने से मतलब है, अब चाहे ए कर दे बी कर दे, दोनों मिलके कर दे। समझ आ गया? बोलो जी। चले आगे। बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो क्या? बोलो जी बोलो। इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? सक्सेशन का क्या मतलब होता है? हाँ जी बोलो। सक्सेशन और असाइनमेंट। बोलो जी बोलो। बोलो बोलो। सक्सेशन ये हम हिस्ट्री में पढ़ते होते थे स्कूल टाइम में, सक्सेशन। हाँ जी बोलो, क्या होता है? ट्राई करो। Success. हाँ, वो सक्सेसर वाला नहीं ये करते होते थे, क्या होता था सक्सेशन में, क्या है? बोलो जी बोलो। कि अगर जैसे कोई राजा होता था उसके आगे जो सन होता था उसको मिल जाया करती थी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपोज ए और बी के बीच में कुछ डील हुई। ठीक है, ए और बी के बीच में कुछ डील हुई। ठीक है, जिसमें ना इसने क्या करना था, माल सप्लाई करना था, सपोज कुछ सामान देना था, गुड्स देने थे, और इसने बदले में पैसे देने थे। ठीक है, अब ना ये क्या है, ए ने माल सप्लाई करना था बी को, बी ने ना ये जो सामान लेने का ये जो फायदा मिलना था, ये जो इसको सामान मिलना था ना, ये किसको दे दिया हक सामान लेने का? अपने बेटे को दे दिया, ये अपने सन को दे दिया, लीगल हेयर को दे दिया ये फायदा। तो इसको क्या बोल देते हैं? सक्सेशन। जब फादर ने अपने बेटे को लीगल हेयर को दे दिया वो हक, वो फायदा जो कॉन्ट्रैक्ट पे होना था। ठीक है, या सपोज यहाँ पर है कुछ भी, सपोज ए ने, चाहे बी के हिसाब से ले लो चाहे ए के हिसाब से ले लो ना, ए को 1000 रुपये आने थे, अब ये फायदा ए ने अपने बेटे को दे दिया कि भाई ये जो 1000 रुपये मिलेंगे ना, ये तू ले लियो मेरे बिहाफ। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। हाँ जी। Yes, ma'am. अब इसमें ना एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अब इसमें क्या है, चलो यही वाला एग्जाम्पल है, इसने सामान दिया और इसने पैसे देने 1000। ठीक है जी, अच्छा जैसे इसने फादर ने ना अपने सन को दे दिया ये हक गुड्स वगैरह लेने का। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी दे दी अपनी। ठीक है, अच्छा जो लाइबिलिटी होगी, सपोज 1000 रुपये देने की लाइबिलिटी होगी, अब ये क्या बच्चे की पर्सनल लाइबिलिटी होगी क्या? बोलो जी बोलो। पर्सनल लाइबिलिटी होगी क्या बेटे की? पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी बेटे की। भाई जो भी यहाँ पर फादर ने बेटे को जो जो भी प्रॉपर्टी दे दी, हक दे दिए, उससे रिकवर करके सन आगे ए को दे सकते हैं, अपनी पर्सनल जेब से नहीं आगे वो देगा।
सपोज बी ने कितने की प्रॉपर्टी दे दी, सपोज दे दी 20,000 रुपए की। कर्जा कितने का है भाई? 30,000 का है। चलो, तो कितना दे सकता है ये? बताओ जरा सन, बोलो जी। आगे कितना दे सकता है? बोलो जी, बोलो। हाँ जी, शशि, लक्षित, तरुण, अभिनव। 20,000। 20,000 जितने की प्रॉपर्टी है उतने में से ही वो दे सकता है। उसमें से ही निकाल के दे सकता है, उस प्रॉपर्टी से के थ्रू ही दे सकता है। जो भी कर्जा उतारना है प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकता है, अपनी पर्सनल जेब से नहीं भरपाई करेगा। सपोज यहाँ पे 10,000 होता तो प्रॉपर्टी में से दे देता 10,000, 10,000 रह जाते उसके पास। तो इसमें बोला है कि सक्सेशन मतलब अपने बच्चों को फायदे दे देना, और जो लाइबिलिटी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय। ठीक है, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट में ना बच्चे बुच्चे नहीं होते। इसने ए ने क्या करना था, बी को कुछ देना था। ठीक है जी। अब ना ए ने बी को कुछ देना था, जैसे सामान देना था ना, बदले में इसने वो पैसे देने थे, 1 लाख रुपया देना था। अब ना बी ने ना ये हक किसको दे दिया? सी को दे दिया, कोई और बंदे को दे दिया भाई। असाइन कर दिया ये। जैसे हम कहते नहीं, मैंने ये काम ये असाइन कर दिया, अब आप करोगे, ऐसे ही यहाँ पे बी ने ये फायदा असाइन कर दिया किसको? सी को। वो उसका बच्चा बुच्चा नहीं था। जहाँ पे बच्चा हो जाता है वहां पे सक्सेशन बोल देते हैं। जहाँ पे अदर देन बच्चे होते हैं जिनको फायदा मिल रहा होता है, वो सक्सेस यहाँ पर असाइनमेंट बोल देते हैं। अच्छा, असाइनमेंट में ना सिर्फ फायदे दिए जाते हैं। क्या असाइन कर सकते हो आप? सिर्फ फायदे। अच्छा, क्या इसके ऊपर एक कर्जा भी चढ़ जाएगा क्या सी को? सी के ऊपर ए को 1 लाख रुपए देने का? बताओ जरा, बोलो बोलो। नो मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप असाइन करते हो ना, सिर्फ फायदे कर सकते हो, लाइबिलिटीज नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज यहाँ पर ए है, और एचडीएफसी बैंक से ना उसने लोन लेना था, कितने का? 1 करोड़ का। तो ये ए ना बी को असाइन कर सकता है कि तू ले लियो ये पैसे बैंक से। अच्छा, अब जो ये कर्जा बैंक का उतारना है, तो क्या वो भी कर्जा भी वो क्या कर सकता है, आगे साइन कर सकता है किसी को? आप बताओ जरा, बोलो बोलो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ जी। हम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, ये ना पैसा लेने का हक, या ये जो फायदा ए ने बी को साइन कर दिया, क्या ए लाइबिलिटी भी साइन कर सकता है कि तुझे कर्जा भी उतारना है बैंक? बोलो जी। नो मैम। नहीं, कहते से फायदा साइन कर सकते हैं। ऐसे तो लोग ना पतली गली से निकल जाए, लाखों करोड़ों रुपए का ना बैंक से लोन लेके, वो किसके ऊपर कर दे, फेंक दे वो वाला चीज, लाइबिलिटी साइन कर दें दूसरों को, फिर तो बड़े मजे हैं सबके, लोन ले लेकर साइन कर दो दूसरों को। तो कहते हैं साइन से फायदे होंगे, लाइबिलिटी से। ये है मतलब। ठीक है, और आगे के लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। हाँ जी, अब इधर क्या लिखा हुआ है? अब ना किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट प्रोमिसर या प्रोमिसी, मतलब जैसे बोला था ना, ए एंड बी मिलके सप्लाई करेंगे 100 बैग राइस की, किसको? सी को। अच्छा, ये जॉइंट प्रोमिसर हो गए, एक से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस करें, जॉइंट प्रोमिसर। अच्छा, जॉइंट प्रोमिसी भी हो सकते हैं, तो क्या होगा? एक से ज्यादा अगर प्रोमिसी है तो उनको जॉइंट प्रोमिसी बोल दिया जाएगा। अब उनकी लाइबिलिटी के बारे में इधर बता रहे। अब क्या बताया देखो, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। डेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? ट्रांसफर करना। अब जैसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पे एक्स वाई जेड हु हैड जॉइंटली बोरोड मनी मस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम जॉइंटली रिपे द डेट।
अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलके पैसे उधार पे लिए हैं तो मिलके ही उतारेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ए बी सी ने पैसे लिए थे सी से, 1-1 लाख, 3 लाख लिया था। ठीक है, तो तीनों को मिलके उतारने 1-1 लाख रुपए। अच्छा अगर एक ही डेथ हो जाती है तो कौन उतारेगा कर्जा? एक के ब्याह पे कौन उतारेगा कर्जा? बी और सी इक्वल अमाउंट पे करेंगे। बी और सी इक्वल, यही तो है ना यहाँ पे डेवोल्यूशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। भाई जो ए का क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, अगर बाय चांस ए की डेथ हो जाती है देखो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आती हैं पिक्चर में, लाइन में। ठीक है जी। और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ये दोनों प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों मिलके कर्जा उतारेंगे। सपोज बी की भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे ये दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी मिलके उतारे। समझ आया ये? हाँ जी, यस। ये बोला हुआ है। आगे चलो। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब इधर क्या लिखा हुआ है भाई, ए बी और सी ने मिलकर डी से पैसा लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, पैसा लिए 3 लाख रुपया। अब डी ना बी को बोल सकते कि भाई तू मेरा सारा पैसा उतार। डी का तो पूरा हक है, जिस मर्जी बंदे से पैसे मांग लो, उसको तो अपना पैसा चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर बी को क्या करना पड़ेगा भाई, पैसे देने पड़ेंगे उससे। जैसे 3 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर वो मांगता है बी से। और ये फिर बाद में क्या कर लेगा, 1 लाख इससे रिकवर कर लेगा, 1 लाख इससे रिकवर कर लेगा। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी। यस मैम। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी तकड़ी होनी चाहिए ना कि ये लाइन पढ़ती ही आपको समझ आ जाए क्या लिखा। और अंदर का जो, अगर अगर आपने वो कीवर्ड्स वगैरह कर रखे हैं underline, तो वो पढ़ के सफिशिएंट हो। ठीक है, तो अगर बुक पूरी खाली है तो मुश्किल है एक एक वर्ड पढ़ना आपको इस टाइम। ठीक है, तो ये हमने कर ही लिया। फिर आगे के इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, अब यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल में? हाँ, कहते हैं अगर एक जो जॉइंट प्रोमिसर है उसको रिलीज कर दिया कि तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में वही था, 3 लाख रुपया लिए इन्होंने, किससे? डी से लिया हुआ, तीनों ने। डी कहता बी, तेरे को ना मैं माफ कर रहा हूं, तुझे नहीं देने की जरूरत। ठीक है, तुझे नहीं देने की जरूरत। तो देखो, पैसे तो उतारने हैं ना डी के, तो ए और सी उतार देंगे 3 लाख रुपया। तो अब आप बताओ, ए और सी क्या, इनको 1-1 लाख रुपया उतारने की जिम्मेदारी थी, पर अब बी तो रिलीज कर दिया डी ने कि तुझे देने की जरूरत नहीं है। पर क्या ए और सी जो 3 लाख दिया है उनका बनता कितना था, 1-1 लाख रुपए का शेयर। उन्होंने 1 लाख एक्स्ट्रा पे किए दोनों ने, मतलब उनको 50-50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसकी भरपाई वो किससे ले सकते हैं, कि वो ले ही नहीं सकते किसी से? बोलो जी। वो बी से ले सकते हैं जो ए और सी बिल्कुल है। ले सकते हैं, कहते डी ने उसको रिलीज किया है, छुटकारा दे दिया कि तुझे देने की जरूरत नहीं है। पर उसको इन दोनों से छुटकारा नहीं मिला। दोनों पार्टनर्स में, जो पार्टनर बोले इनके जॉइंट, बाकी दोनों जॉइंट प्रोमिसर के प्रति उसकी लाइबिलिटी रहेगी, देनदारी बनी रहेगी। इसकी देनदारी नहीं रही, पर इनको तो देनदारी उसकी रहेगी, ये लिखा हो। ठीक है जी, और ये क्या लिखा है, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। अच्छा, ऊपर हमने जॉइंट प्रोमिसर के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जॉइंट प्रोमिसी। एक से ज्यादा क्या है, जॉइंट प्रोमिसी है। कहते हैं अब यहाँ पर क्या बोला है, इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज लेंड टू हिम बाय बी एंड सी, promises B and C jointly to repay them with interest, but B dies in such case right to demand payment with rest। ये देखो जो ऊपर स्टार्टिंग में ये पॉइंट किया है। अब यहाँ पे क्या है, ए ने पैसे दे दिए दो लोगों को। ठीक है जी, इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज लेंड टू हिम बाय बी एंड सी। इसने कुछ सामान दिया और इन दोनों ने बदले में कितने दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, ये एग्जाम्पल बोल।
5 लाख रुपए देने थे। ठीक है जी, या अगर हमें रिवर्स करना है, रिवर्स कर लो, ये लो, यहाँ पर अब हम रिवर्स कर रहे हैं। इन्होंने सामान दिया और इसने देने थे 5 लाख रुपए। ए ने प्रॉमिस किया था बीएसई से कि भाई हम तेरे से सामान लेंगे और आपको बदले में 5 लाख रुपया देंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर सी की हो जाती है डेथ, है ना, 2.5 लाख किसको मिलना था, 2.5 लाख किसको मिलना था, अगर सी की डेथ हो जाती है तो कौन क्लेम कर सकता है पैसा? सारा बी के खाते में जाएगा क्या? कौन कर सी का सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये तो लिखा है डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी का भी हक आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल है चीजें, यही से ही पता चल जाता है आपको। हेडिंग से ना आए तो डायरेक्टली एग्जाम्पल से पढ़ लो समझने के लिए। चलो जी, यहाँ तक आया समझ में सबको? बोलो जी बोलो। चलिए यस आगे। मैम। यस ठीक मैम। है, आगे चलते। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। कहते कब करना चाहिए परफॉर्म और कौन सी जगह पे करना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अच्छा यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन की बात हो रही है? जैसे दो पार्टीज थी ना, ए ने सपोज सामान देना था, बी ने पैसे देने थे, और ए ने ना अप्लाई करना था बी को। ये देखो, अगर एग्जाम्पल ए ने बी को सामान देना था, बदले में इसने पैसे देने थे। अब ये ए ने ना बी को क्या करना था, अप्लाई करना था। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन भेजनी थी या नोटिस भेजना था, किस चीज का? ये बताने के लिए कि भाई मैं इस दिन इतने बजे और इस जगह पे देने आऊंगा सामान। पर अगर यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। भाई जहाँ पे इनके बीच में डिसाइडेड ही नहीं है, ना पार्टी ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजी, और ना ही टाइम डिसाइड हुआ, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो कितनी देर के अंदर अंदर उसको सामान पहुंचा देना चाहिए अगर कुछ टाइम स्पेसिफाई नहीं है, एप्लीकेशन ही दी। रीजनेबल टाइम के अंदर। रीजनेबल टाइम, सिंपल। आगे देखो, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या होगी, डील होगी है। अब इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है, हाँ, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। उन्होंने ना वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है टाइम, पर उनको कुछ वो एप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओगे टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, वो कौन सा वाला टाइम होना चाहिए? बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स या वर्किंग आवर्स? सिंपल। ठीक है, टाइम मतलब दिन डिसाइड किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहते हैं कोई डे नहीं डिसाइड किया हुआ कि कब करना है, तो आप रीजनेबल टाइम में करके दे दो भाई काम। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, डे स्पेसिफाई किया हुआ। तो आप फिर वहां उस दिन में कि कितने बजे के बीच में आप कर दो, वर्किंग आवर्स में कर दो भाई, अगर दिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। टाइम मतलब डे, जब आपको काम करके देना पूरा, यहाँ पे नहीं डिसाइडेड था टाइम या डे, तो रीजनेबल टाइम में कर दो भाई। और रीजनेबल टाइम मतलब वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स के अंदर। और यहाँ पे दिन डिसाइड किया हो तो उस दिन वर्किंग आवर्स के अंदर। ठीक है, आगे देखो, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पे ना दिन बताया हुआ है कि उस दिन करना है। ठीक है जी, तो और वहां पर क्या बताया हुआ है, ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। दिन भी बताया हुआ है, प्लेस भी बताई हुई है। ठीक है जी, तो उसी दिन करोगे, उसी जगह पे करोगे, और कितने बजे करोगे, वर्किंग आवर्स में करोगे। सिंपल, बच्चों जैसी चीजें हैं कुछ तो इसमें, बिल्कुल लॉजिकल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं बिल्कुल। लॉ में होता ही यही है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, मतलब जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं ना, वैसे है लॉ हमारा बिल्कुल। आगे देखो,
place of performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance. अब कहते ना उन्होंने डिसाइड किया आपस में, ठीक है, और ना ही किसी पार्टी ने एप्लीकेशन भेजी कि भाई इस जगह पे मैं आऊंगा सामान देने। आप बताओ, अगर कोई जगह फिक्स नहीं है तो कौन सी जगह पे होना चाहिए? बोलो जी। अगर ए ने सामान देने जाना है बी को, तो कौन सी जगह पे देने जाना चाहिए अगर उनके बीच में डिसाइडेड ही नहीं है प्लेस? बताओ जरा। बोलो जी। कहाँ जाना चाहिए? पड़ोसियों के घर जाना चाहिए क्या? किसी होटल में जाना चाहिए क्या? कहाँ पे जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए? किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्या? किधर जाना चाहिए बताओ फटाफट। हम जहाँ पे वो बंदा मिल जाए। बिल्कुल, मतलब इसको हम बोल देते हैं, जैसे ऊपर रीजनेबल टाइम बोला था, ये रीजनेबल प्लेस। भाई वो ऐसी जायज जगह भाई जहाँ पे वो मिल जाएगा। जैसे कि हम बोल दें उसका घर का एड्रेस पे या उसके ऑफिस के एड्रेस पे। आप किसी हॉस्पिटल में ढूंढने जाओ, किसी मॉल में ढूंढने जाओ, ऐसे तो ना मिल जाएगा कहीं पे। रीजनेबल जायज जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है वो करना चाहिए वहां पे काम, तो वहां पे आप कर दो। फिर आगे लास्ट में करके परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। अब यहाँ पे कहते प्रोमिसी मतलब ए ने सामान देना था बी को, अब बी ने बताया हुआ है कि कब और कब कैसे, है ना, व्हाट व्हेन वेयर, वो सारा बताया हुआ है यहाँ प्रोमिसी ने। तो फिर आप वैसे ही करोगे जैसे प्रोमिसी ने बता रखे। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। ए ने बी को सामान देना था, बी ने यस जैसे मैम। जैसे बोला हुआ है इतने बजे इस डेट को यहाँ पे करना है, तो वो वैसे किया जाएगा, सिंपल। अब आगे चलते परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसका क्या मतलब है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का? रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब है? बता सकते हैं कोई? अभिनव, तरुण, लक्षित, शशि। कि जब जो प्रॉमिसर और जो प्रॉमिसी, उन दोनों की जो प्रॉमिस है वो दोनों अगर परफॉर्म करने हो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होंगे। बिल्कुल, ए ने जैसे बोला बी को मैं 100 बैग राइस के दूंगा, बी ने बदले में कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा। ए ने भी कुछ प्रॉमिस किए बी को और बी ने भी प्रॉमिस किए, इसको बोलते रेसिप्रोकल। ए ने किया है तो बी ने भी बदले में किया है। तो उससे रिलेटेड है कि अगर ऐसी कुछ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें बता रही है। कहते हैं प्रॉमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। सिंपल सी चीजें देखो, इंग्लिश टू हिंदी करके समझ के एनालाइज करो और अप्लाई करो क्वेश्चन में। देखो, कहते ए को बोरियां ये चावलों की देने की जरूरत नहीं है अगर बी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप बताओ, सही बात है ना? ये तो जायज बात है। बोलो। यस मैम। अगर बी तैयार है पैसे देने के लिए तो ए भी देगा बैग खुशी खुशी, बोरियां देगा, नहीं तो नहीं देगा, सिंपल। आगे बोला है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कहते हैं अब यहाँ पर के ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट फिक्स्ड प्राइस। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए घर बना के देगा बी को इस रेट पे। A is promised to build the house must be performed before B is promised to pay for it। अभी ऑर्डर बोल रहा है यहाँ पे। ऑर्डर का मतलब भाई पहले ए देगा बोरियां या बी देगा पैसे, कौन पहले करेगा? कहते कई बार कुछ ऐसी डील्स होती हैं जिसमें पहले एक बंदे को पहले पूरी चीज करके देनी होती है, फिर बाद में दूसरा बंदा पूरा अपना प्रॉमिस पूरा करे। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल किया, ए ने कहा बी को कि मैं तेरे को घर बना के दे दूंगा, और उनके बीच में डील होगी कि भाई जैसे ही पूरा घर बन जाएगा ये बी पूरे पैसे दे देगा। अब इसमें ये ऑर्डर डिसाइड हो गया, पहले ये करेगा अपना प्रॉमिस पूरा, फिर ये। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो,
लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। ये बता सकते हो क्या लिखे हैं? लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। जैसे वही वाला, ये देखो, ए ने ना बी के साथ क्या डिसाइड करके 100 बोरियां बैग की आपको डिलीवर कर देगी, और बदले में ये पैसे दे देगा 10,000। अच्छा, जिस दिन वो टाइम आया ना, ये दिन आ गया, इस दिन पे करनी थी, और ये ए इसके घर जाता है, ठीक है, डिलीवर करने, और बी ना खोलता ही नहीं दरवाजा, ठीक है, उसको भगा ही देता है, कहता मेरे को नहीं चाहिए ना, दरवाजा खोलता है, भगा देते उल्टा वहां से। अब आप ये जो है ना, एक तरह से ये क्या था, इसका दरवाजा ना खोलना, वहां से भगा देना, ये क्या था, एक इवेंट ही है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था। ए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था इसकी वजह से, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, वहां से भगा दिया लोगों ने, ऐसे भगा दिया उसको बाहर, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब आप बताओ, ए ने अपनी तरह से तो की ना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। तो अब आप बताओ, बाद में क्या बी ब्लेम कर सकते हैं ए को, इससे रिलेटेड, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड? बोलो जी बोलो। नो मैम। नहीं कर सकता। उल्टा ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ ए। अब ए की मर्जी है भाई, कॉन्ट्रैक्ट को आगे रखना है या कैंसिल करना है। और ये क्या कर सकता है, कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम करेगा बी से भाई, क्योंकि ए ने पूरा परफॉर्म किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बी के कारण ही पूरा कर पाया, और उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है, बी को भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। चलो, आपको ये कुछ मार्किंग वगैरह की, कुछ आपको कोई भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो, आप वो बता देना, मैं भेज दूंगी। ठीक है जी, आगे चलो। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अभी क्या बोल दिया है? ठीक है, अब जैसे आप भी पढ़ते हो ना, आपको ये सीधा आप एग्जाम्पल में भी आ सकते हो समझने के लिए। ठीक है, और ये वाले जो मैटर में, जो टेक्स्ट में अगर आपने कुछ कीवर्ड अंडरलाइन किए, वो कर लो, सफिशिएंट है ना। मतलब पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी टाइम कम लगता है आगे वाली रिविजन। जिसने पहले नहीं किया, तो उसको तो एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है। हाँ जी, आगे देखो, he has been shipped to take in and convey from कोलकाता to Mauritius। ए ने क्या किया, ठीक है, बी की शिप किराए पे ले ली, कोलकाता से मोरेशियस सामान पहुंचाने के लिए। अब बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, बी को किराया मिल जाएगा। ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप। ठीक है, कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। अब ए ने कुछ सामान समून नहीं डाला शिप में, ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस। ठीक है, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस व्हिच बी सस्टेन्स बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बताना मतलब मेरे को इस, बोलो जी, बता सकते हो इसका? ये देखो, यहाँ पे कारपेंटर लिखो, कारपेंटर वाला एग्जाम्पल भी किया था। क्या थे कारपेंटर वाला, कारपेंटर हमारे घर आते काम करने, वो कहता नहीं है सामान दो लाके, तो उसमें एक आ जाता है कि उसमें पता होता है कि किसको पहले परफॉर्म करना है भाई। ऑब्वियस ही बात है, जब तक मुझको सामान नहीं लाके देंगे, वो काम कैसे शुरू करेगा? तो अगर हम उसको सामान नहीं लाके देंगे, तो फिर ये हमारा डिफॉल्ट है, वो कारपेंटर की कोई गलती नहीं है। उल्टा कारपेंटर देखो, वो दिहाड़ी पे आते हैं भाई, कहीं और चल रहा था काम, वो छोड़ के है आपके पास, अगर उसकी दिहाड़ी खराब कर दिया आपने, उसका नुकसान हुआ, उल्टा आप सामान नहीं लाके दिया आपने उसको उस दिन, तो वो आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। समझ आया ये बच्चों? बोलो जी बोलो। हाँ जी, यस। ठीक है जी। तो ये बोला था यहाँ पर। और ये शिप वाला क्या था, ए ने बी से शिप ले ली कि मैं उसमें सामान भर के पहुंचा दूंगा वहां पे।
और बदले में क्या कर लूंगा, आपको किराया पूरा दे दूंगा। और उसने सामान ही नहीं डाला शिप में, पहले शिप में सामान भरता फिर वो आगे जाती। ठीक है, तो पहले एक पार्टी का जो बनता था काम करना, प्रॉमिस पूरा करना, वो करना चाहिए था ना। तो फिर वो दूसरी पार्टी की गलती नहीं होगी उस, बल्कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी बोलो। चले आगे। बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये तभी यस मैम। कारपेंटर वाला लिखा था, कारपेंटर वाला एग्जाम्पल भी किया था ना हमने आगे देखो, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। ये देखो, कुछ टाइम की बात हो रही है। भाई अगर आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपने पार्टी के साथ, जिसमें उसी टाइम पे पूरा होना जरूरी है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज यहाँ पे शशि, आपका बर्थडे कब होता है? हाँ, कब होता है आपका बर्थडे? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर। अच्छा, 23 अक्टूबर। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, शशि के ना बहुत सारे फ्रेंड्स ने, जैसे लक्ष्य, तरुण, अभिनव, सबने डिसाइड किया कि ना हम पार्टी रखेंगे। ठीक है जी, पार्टी रखेंगे, और इन्होंने डिसाइड किया एक ना बड़ा अच्छा सा हमने गिफ्ट लेना है। तो ये शॉपकीपर के पास गए, है ना, शॉपकीपर के पास गए जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह के आइटम होते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया, और ना वो आजकल वो कस्टमाइज गिफ्ट्स नहीं होते कि वो नाम लिख के फोटो प्रॉपर कस्टमाइज करके, तो इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और शॉप वाले को बताया कि भाई 23 अक्टूबर को हमारी सहेली का बर्थडे है, अच्छी दोस्त का बर्थडे है, तो गिफ्ट तो हमारे को चाहिए, उस दिन तक मैक्स पहुंचा दो आप हमारे को। ठीक है, उससे ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ, जब किसी की कोई बर्थडे पार्टी होती है तो हम उसी दिन ही लेके जाते हैं ना गिफ्ट वगैरह, जिस दिन वो हम वो पार्टी होती है या शादी होती है, उस दिन हम शगन वगैरह देते हैं, ये सब है ना। वो कई बार बहुत रेयर केस होता है, कई बार बहुत क्लोज दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं जिनकी शादी होती है या बर्थडे होते हैं, हम पहले ही दे आते हैं सामान या बाद में दे, मतलब वहां चलता है। पर मेजर बात आपको बता रही कि 23 अक्टूबर को करना है, चाहे शशि की यहाँ पर आप बर्थडे पार्टी की बात कह लो, चाहे शादी हो रही है वो कह लो 23 अक्टूबर को। मेरे को एक बात बताओ, अगर शॉपकीपर ने बाद में भेजा 24 अक्टूबर को, तो क्या कुछ रेलेवेंस रहेगा फिर उस चीज का? बोलो जी। नो मैम। नहीं। ठीक है, रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। फिर उस केस में ना ये जो ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है। क्योंकि इसमें भाई इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, इन दोस्तों की कोई गलती नहीं थी, इन्होंने तो ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया था टाइमली। इसमें शॉपकीपर की गलती है, इसने लेट डिलीवर किया सामान, अब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो इनकी मर्जी होगी, फ्रेंड्स की, दोस्तों की, कि इसको कंटिन्यू रखना है या खत्म कर देना है। ठीक है, और उल्टा जो भी अगर उनका कुछ नुकसान है तो वो भी वो क्लेम कर सकते। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, कहते हैं अगर टाइम ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है, अगर टाइम कुछ ऐसा जरूरी चीजें नहीं है, जैसे अच्छा चलो हम कहते हैं कि चलो बर्थडे पार्टी और शादी में, चलो अगर हम उस दिन ना सही आगे पीछे भी दे देते तो चलता है। अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे ए और बी की शादी हो रही है ना, इन्होंने बड़े वो वर्णमाला जो है बड़े वो प्रॉपर फूलों वगैरह से बनाई है ना, और जिससे ऑर्डर देके बनवाई है, और शादी कब है? 15 जून की। आप बताओ, इसमें तो टाइम असेंशियल है ही है ना, आप बताओ 15 जून से ज्यादा डिले करना, क्या तब वो तुक बनेगा वर्णमाला अगर आएंगी? शादी 15 तारीख की, अगर 16 जून को आएगा तो कुछ रेलेवेंस रहेगा? आप बताओ जरा, अगर वर्णमाला ही बाद में आ रही, रेलेवेंस रहेगा? बोलो जी बोलो। नो मैम। नो नहीं, तो मैम। आपको ना केस स्टडी में देखना पड़ेगा कि टाइम असेंशियल है या नहीं। टाइम असेंशियल है तो दूसरी पार्टी के लिए वॉइडेबल हो जाएगा, कंपनसेशन मांग सकते। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्या लिखे, अगर टाइम जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, अगर टाइम जरूरी चीज नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्होंने वैसे ही बोला, ए और बी गए दुकानदार के पास कि हमें बुके चाहिए ऐसा ऐसा, तो उसने कहा कि ठीक है मैं 1-2 दिन में दे दूंगा।
हाँ, इन्होंने भी कहा कि ठीक है आप दे देना, यहाँ पे कुछ ऐसा वो था नहीं, टाइम इतना जरूरी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत जरूरी चीज। तो उस केस में अगर ये देरी करता है तो ये वॉइडेबल नहीं होगा उस केस में, इनके ऑप्शन। ठीक है, हाँ कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हैं पर वॉइडेबल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर तो देखो जो जरूरी चीज थी वर्णमाला वाली, वो तो भाई उसका रेलेवेंस ही खत्म हो गया, वर्णमाला अब शादी तो हो चुकी है। जो फूल फाल पड़े थे खुद ही बना के वरमाला वहां पे डाल दी, अब क्या जरूरत है वो वरमाला की? शादी दोबारा थोड़ा ना करनी है। तो उस केस में वॉइडेबल हो जाता है, कैंसिल की भी ऑप्शन होती है। पर जहाँ पे टाइम जरूरी चीज नहीं है वहां पे कैंसिल की ऑप्शन नहीं होती, कंपनसेशन जरूर क्लेम। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। भाई अगर कुछ ऐसी चीज थी, वो कहते ठीक है तूने इस दिन नहीं दिया, ठीक है तू एक दो दिन बाद देगा, चलो हम मान लेते हैं। तो उस केस में भी क्या हो जाता है, फिर वो कंपनसेशन वगैरह नहीं क्लेम कर सकते अगर वो मान जाते हैं उससे, अगर उनकी सहमति है। ठीक है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है दे देना आराम से, तो उस केस में उनका वो हक भी छीन लिया जाता है कंपनसेशन वगैरह मांग। अब आगे देखो, आगे क्या है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया बच्चों, यहाँ तक? बोलो जी बोलो। यस मैम। चलो अब आगे चलो, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट मतलब जो करना ही पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते हम। इसको आगे हमने डिवाइड किया था ए और बी पार्ट में, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल मतलब जो शुरू में ही पता है ये हो ही नहीं सकता ये काम, जो शुरू में ही पता है जो हो नहीं सकता। ठीक है, और वो पार्टीज को, चाहे दोनों पार्टीज को पता है या नहीं पता कि ये चीज शुरुआत से क्या है, हो ही नहीं सकती, चाहे दोनों पार्टीज को पता है नहीं पता है इसके बारे में, इसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, क्या हो जाएगा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था, एक हिंदू था उसने ऑलरेडी शादी करी हुई है। ठीक है, और वो बी से कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं क्या कर लूंगा, तेरे से शादी करूंगा। आप बताओ, हिंदू मैरिज एक्ट में, हमारे हिंदू लॉ में ऐसा लिखा हुआ है? ये मुस्लिम एक्ट में जरूर है एक से ज्यादा शादी, हिंदूज में ऐसा है कि अगर एक है हमारे घर में, है ना, ऑलरेडी, एक और लेके आ सकता है, एक मैन वाइफ और लेके आ सकते हैं क्या? बोलो जी। नो मैम। नहीं ना, जब तक उसको भेज नहीं देता, डाइवोर्स प्रॉपर हो नहीं जाता। ठीक है, तो ये शुरू से ही वॉइड है, चाहे पार्टीज को पता है दोनों को चाहे नहीं पता हिंदू लॉ के बारे में, पर जो चीज है ही नहीं पॉसिबल तो वो वॉइड कहलाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, कहते इफ नोन टू पार्टीज, अगर पार्टीज को देखो पहले से ही पता था, ठीक है जी, कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होएगी, ए को भी पता था बी को भी पता था कि ये चीज शुरू से ही क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा, सिंपल जो ऊपर वाला एग्जाम। अगर दोनों पार्टीज को पता था हिंदू एक्ट के बारे में, अगर दोनों पार्टीज को नहीं भी पता होता तब भी हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग तो भाई कर नहीं सकता बंदा, हिंदू शादी नहीं कर सकता जब तक एक ऑलरेडी है घर में, तो तब भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, यहाँ पे भी वॉइड। तो दोनों सिमिलर है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, देखो क्या लिखा, इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था ऊपर, दोनों पार्टीज को पता है, इधर दोनों को नहीं पता, दोनों केस में क्या हो जाएगा, वॉइड। यहाँ पे ना सिर्फ प्रोमिसर को पता था जो प्रॉमिस कर रहा है, मतलब ऊपर ए ने बोला बी को इसकी ऑलरेडी शादी हुई है, ए को पता था हिंदू एक्ट में लिखा नहीं कर सकता, पर फिर भी जानबूझ के, ठीक है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे से शादी करूंगा। कोई इसकी दुश्मनी थी, वो दुश्मनी निकालना चाह रहा था, जो भी था एक्स वाई जेड रीजन। अब अगर ए को पता था बी को नहीं पता था, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी बी जिसको नहीं पता था, अगर उसके साथ कुछ नुकसान होता है तो वो कंपनसेट कर, मतलब कंपनसेशन मांग सकती है, और इसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी बी से। हाँ जी बोलो जी, समझ आया ये वाला?
क्या ऊपर वाले दोनों में था कि बी क्लेम कर सकती है पैसा कंपनसेशन, ऐसा था कुछ ऊपर? वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब खत्म, नो लीगल इफेक्ट, खत्म हो गया, जो मर्जी जिसका नुकसान है कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म ही, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल है। यहाँ पे कहते हैं आप जरूर मांग सकते हो कंपनसेशन इधर। ये था शुरू से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब दूसरा क्या है? सब्सिक्वेंट या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जो शुरुआत में तो वैलिड था, पॉसिबल था, आगे जाके कुछ ऐसा हो गया कि भाई अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया करना। ठीक है, मतलब एक तरह से चाहे वो इलीगल हो गया आगे जाके, ठीक है, चाहे उसको क्या बोल दिया जाएगा, मतलब वॉइड हो गया आगे जाके, लॉ में कुछ ऐसे बदलाव हुए, है ना, कि पहले आप वो चीज कर सकते थे, बाद में अब आप वो चीज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम शादी कर लेंगे। शादी से पहले क्या हुआ? दोनों बिल्कुल ठीक थे। शादी के जस्ट कुछ दिन पहले क्या हुआ? ए क्या हो गया? मैड हो गया, पागल हो गया। उस केस में आप बताओ, शुरू में तो क्या था? ए और बी का वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, आगे जाके कुछ ऐसे हुआ कि वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ए का क्या हो गया? दिमागी हालत खराब हो, मैड हो गया। अब क्या ए और बी की शादी पॉसिबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या बन गया ये? वॉइड बन गया। समझ आया? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण वॉइड हो गया आगे। या कई बार ना लॉ में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे आप सामान इधर से उधर भेजो दूसरे बंदे को, पहले तो लॉ ने बोला है ना कि ये चीज वैलिड है, ठीक है, फिर कुछ लॉ ने कुछ ऐसा निकाल दिया प्रोविजन, अब उन्होंने बैन लगा दिया उस चीज को। जैसे प्लास्टिक, पहले ए और बी में डील हुई कि तेरे को इतने प्लास्टिक बैग्स हम सप्लाई करें, शुरू में तो वैलिड था। और जब भेजना, अभी अभी शुरू में तो वैलिड था, अभी डेट फिक्स थी उनकी, जैसे जैसे सप्लाई कर रहे थे या जो भी अभी डेट आनी थी, बीच में यहाँ पे लॉ ने बोल दिया बैन लगा दिया प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या बन गया? इलीगल बन गया प्लास्टिक को सप्लाई कर। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएंगे, नो लीगल इफेक्ट रहेंगे, वॉइड हो जाएंगे। समझ आया ये? बोलो जी। यस मैम। ठीक है जी, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, देखो ऊपर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे यहाँ? रेसिप्रोकल वाला पढ़ रहे थे, उसके टॉपिक्स कर रहे थे, और उसी में हमने इम्पॉसिबल वाला शुरू किया। ये देखो सिक्स्थ पॉइंट हमारा। अब आगे चलते हैं हम सेवेंथ पॉइंट। Reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। कहते हैं आपने कुछ ऐसी डील की हुई है जिसमें कुछ चीजें क्या है, लीगल है करना, और कुछ चीजें क्या है, इलीगल है करना। ठीक है, अब देखो ए एंड बी ने एग्री किया कि ए कहता मैं घर भेज दूंगा आपको 50 लाख का, एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूज इट एज गैमलिंग हाउस ही विल पे अ फर्दर सम ऑफ 75 लाख। ए ने क्या बोला बी को? कि मैं तेरे को अपना ना घर बेच दूंगा, ठीक है, घर बेच दूंगा तेरे को। कितने रुपए का? बोलो जी बोलो। कितने रुपए का? 50 लाख। और साथ में कहता है अगर तू इसको जुए के लिए यूज करेगा ना तो तेरे को 75 लाख रुपीज और दो। आप बताओ ये वैलिड है? और ये वैलिड है क्या? कौन सी वैलिड है, सेवेंटी कौन सी? फाइव लैक्स वाला वॉइड हो जाएगा। हाँ, ये इलीगल है, वॉइड है, अनलॉफुल है। ये जुआ वगैरह खेलना अभी कल पढ़ के आए थे, गैम्बलिंग वेजरिंग वो सब, है ना, वॉइड है, इलीगल है। तो ये वाला वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वाला पर माना जाएगा। तो मतलब कंक्लूड क्या करें यहाँ पे, अगर कुछ हिस्से हैं, हिस्सों में आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, पार्ट्स हैं, और वो मतलब सेपरेट होने लायक हैं, तो जो लीगल वाले वो वैलिड होंगे, जो इलीगल है वो नॉट वैलिड। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, ए एंड बी ने अग्री किया कि तेरे को 1 लाख रुपए देंगे, और जिससे बी क्या लेगा, उससे डिलीवर कर देगा ए को इधर राइस या स्मगल्ड ओपियम। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते यहाँ पे 1 लाख रुपया ए कहता बी को कि मैं तेरे को दूंगा, या तो उसके बदले मुझे चावल दे दियो, उसके बदले मुझे ये ड्रग्स दे दियो।
यहाँ पे पार्ट्स में था और यहाँ पे या तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये अगर ओपीएम ड्रग सप्लाई करता पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा राइस सप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। ये लिखे सिंपल। हाँ जी समझ आया जी, बोलो जी बोलो। यस मैम। के शशि लक्षित तरुण अभिनव। चलो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का था। अब हम क्या करने लगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब अगर ए ने बी को जैसे सामान दिया, ठीक है जी, और बी ने वापस से पैसे देने थे। अगर पैसे देखो, ये देखो ट्रांजेक्शन्स कई बार कैसे होती हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मतलब जो हमें पैसा मिल रहा है उसको कैसे लगाए हम। जैसे ए ने बी को क्या दिया था, 10,000 रुपए दिए, फिर 5,000 दिए, फिर 6,000 रुपए दिए। और बी ने क्या किया, बी ने जब देना था ना, कितना दिया, पहले 16,000 रुपए दे दिए। अगर ऐसे कुछ आती है लमसम अमाउंट, तो कहते कौन सी पेमेंट के लिए अप्लाई करें, पहली वाली के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, या प्रोपोर्शनेटली, या नीचे से पीछे से शुरू करें, कैसे करें, वो बताया हो इस। कहते एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। भाई ए ने पैसा दिया, बी लौटा रहे, और बी ने जब 16,000 दिए ना, उसने बोल दिया, बता दिया कि भाई मैं 16,000 पे जो दे रहा हूँ, एक तो पहले के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और एक तीसरे के दे रहा हूँ। तो फिर ए भी क्या करेगा, 16,000 रुपए इसमें एडजस्ट कर लेगा और तीसरे वाले 6,000 में कर लेगा एडजस्ट। समझ आ रहा है आपको। हाँ जी बताओ जरा। अगर तो जो पैसा दे रहा है उसने बता दिया, तो फिर ए उसी हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा पेमेंट। मतलब फिर कौन सी रह जाएगी, सिर्फ दूसरी का। मतलब ए ने यहाँ पर बी ने बोला था पहली और तीसरी में एडजस्ट कर दो, तो ए वैसे कर देगा। अच्छा, अगर दूसरा क्या लिखे, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखे है, और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। ठीक है, पहला वाला समझ आ गया आपको, कि जैसे बी ने जिसने पैसे दिए उसने बता दिया तो वैसे हो जाएगा। हाँ जी समझ आया सबको। यस यस मैम। मैम। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में कहते हैं जिसने पैसे दिए ना उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं किस में एडजस्ट करो। तो फिर ए कैसे करेगा एडजस्ट, देखो एक 10,000 की पेमेंट दी थी इसने, 5,000 की, 6,000, और मतलब ये ए ने दिया था। ठीक है, अच्छे से समझाती हूँ आपको। ए ने ऐसे दी थी पेमेंट किसको, बी, और बी ने कितने दे दिए पैसे, 16,000। पहले वाले फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, बी ने बता दिया कि भाई ये जो 16,000 रुपये है ना, कैसे अप्लाई करो आप, एक तो पहली वाली पेमेंट के लिए और एक तीसरी पेमेंट। तो ए कैसे करेगा, ऐसे ही एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब सबको दूसरा पॉइंट क्या है, अगर बी ने बताया नहीं है, ठीक है, तो ए कैसे करेगा एडजस्ट ये 16,000 रुपये को, वो बताया हो। ठीक है, कैसे करेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डेटर हैज ओमिटेड। तो यहाँ पे क्रेडिटर में अप्लाई टैक्सेस डिस्क्रिशन, मतलब अब ए की मर्जी है, जैसे मर्जी अप्लाई करे वो, टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम डेटर, वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट barred by the law in force. However, he cannot apply the payment to disputed debt. ये क्या बोल दिया इन्होंने, हाँ जी क्या बोला हुआ है, ये टाइम बार डेट कौन से होते हैं मेरे को बता सकते हो, और ये डिस्प्यूटेड डेट कौन से होते हैं। हाँ जी ये बताओ, और डिस्प्यूटेड है। बोलो जी बोलो। कहते हैं अगर बी ने ना बताया तो ए की मर्जी है, मर्जी को इंग्लिश में डिस्क्रिशन बोलते हैं, कि जैसे मर्जी अप्लाई कर लो। ठीक है जी, मतलब अब ए की मर्जी है, वो जैसे मर्जी कर ले, उसका मन हुआ एक तो पहले वाले में कर लिया,
है ना, फिर कैसे कर लिया, है ना, सपोज उसने कहा कि चलो तीसरे वाले में कर दो, तो वैसे कर ले, या वो कैसे कर सकता है डिसाइड कि 16,000 को चलो एक पहले में कर दिया और फिर बाकी दूसरे में, और जो बच गया तीसरे में 1,000 उसमें अप्लाई कर दिया। तो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी अप्लाई करे। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या बोले हुए हैं, कहते सपोज यहाँ पर ना 6,000 वाली एक ऐसी पेमेंट है, अमाउंट है, ऐसा बिल है, ठीक है, जो कि क्या है, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़े डिस्प्यूटेड है। कहते हैं अगर किसी इनवॉइस पे, ट्रांजैक्शन पे क्या है, किसी कर्जे के ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है आपको ये चीज, बताओ जरा। हाँ जी बताओ। यस यस मैम। मैम। उसके साथ नहीं कर सकते। पर यहाँ पर एक टाइम बार डेट, अच्छा टाइम बार डेट आपको याद है लिमिटेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ था? अगर कोई हमारी पेमेंट ड्यू होती है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो हम वो क्लेम बंदे से कितनी देर के अंदर कर सकते हैं, मतलब अगर केस कूस करना हो कितनी देर में कर सकते हैं, 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो अच्छा सपोज यहाँ पर ना, सपोज कुछ बिल्स थे जिनका ना 3 साल भी निकल गया था, टाइम बार डेट हो गए थे कि अब हम केस कूस करके नहीं क्लेम कर सकते। पर बी ने अगर पैसे दे दिए ना, तो बेशक ये टाइम बार्ड भी हो गए, तब भी आप उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते। समझ आई आपको? तो इनके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट, चाहे टाइम बार्ड है नहीं है, हम वो एडजस्ट कर देंगे, पर अगर लड़ाई झगड़े वाली है कोई ट्रांजेक्शन, उसमें नहीं करें। ये हो गया। अब तीसरा मेरे को बताना, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। हाँ जी, ये वाले एग्जांपल में देखो, तीसरे में है ना, ए ने बताया ना बी ने किया उसको एडजस्ट, तो फिर कैसे किया जाएगा उसको एडजस्ट लॉ के द्वारा? हाँ जी, कैसे किया जाएगा? मैम जो टोटल होगा उसको कर देगा। टोटल होगा उसको, हाँ जी बोलो। ऑर्डर ऑफ टाइम, ये देखो, ऑर्डर ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? ये जिस जिस टाइम पे मतलब आए होंगे उस टाइम के हिसाब से काट लेंगे। बिल्कुल, जो जो पहले आ गए, देखो हमने कहा था ना 10,000 की। अब यहाँ पे कानून क्या कहते हैं, कैसे कर देंगे एडजस्ट, जैसे यहाँ पर 16,000 है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी 10,000 की, उसमें अप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी थी 5,000 की, उसमें अप्लाई कर देंगे, रह गया 1,000, वो तीसरे में अप्लाई कर देंगे, और उसका बैलेंस बचेगा 5,000 तीसरे वाले का। तो कहते हैं जैसे जैसे जो पहले आ गई, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो पहले आ गई उसमें पहले एडजस्ट कर दो, ये लिखा हो। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट लिखे है और कहते हैं कि चाहे वो टाइम बार डेट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एडजस्ट कर सकते हैं, लॉ कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 10,000 है, 5,000 और 6,000 वाली जो ट्रांजेक्शन है, ऊपर मैं ज्यूम कर रही हूँ कि ये अलग अलग दिन पे, जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। अच्छा सपोज ये एक ही दिन पे है तीनों ट्रांजेक्शन, तो मैं कैसे एडजस्ट करूँ 16,000? ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से तो हमने कहा था जो पहले आ गई, पर ये तो सेम डे पे आ रही है, तो कैसे करें? हाँ जी बताओ कैसे करें, बोलो बोलो फटाफट। कैसे करेंगे फिर, ये बताओ जरा। बोलो बोलो। अगर सेम डे पे हो रही है तीनों ट्रांजेक्शन, और ना ए ने बताया ना बी ने बताया कैसे करनी है एडजस्ट वो 16,000, तो लॉ कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ टाइम है, तो जो पहले आ गई, पर यहाँ पे तो सेम डे पे ही आई है, तो कैसे करें 16,000 एडजस्ट? पढ़ के ही बता दो बच्चों, आप ही का भला होगा अगर बता दोगे। पेपर आप सबने देने हैं, आंसर आपने लिखने हैं पेपर में। कीवर्ड्स भी अंडरलाइन किए हैं मैंने, तो पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए।
हम टोटल में से डिडक्ट हो जाएगा। ये क्या लिखे है? इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, अगर सेम डे पे हो रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा। भाइयों बहनों, 16,000 को 10:5:6 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे, जो ये है। ठीक है, सब चीजें कर रखी है क्लास में विद एग्जांपल्स। हाँ जी, यहाँ तक आया समझ में? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चलो जी। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। हाँ जी, शशि, लक्षित, तरुण, अभिनव, आ रहा है समझ में? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलो। अब अगले टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। कहते हैं अब कुछ ऐसी चीजें हैं फिर आपको ना परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब पार्टीज की सहमति भी आपको फिर लेने की जरूरत नहीं, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि ये देखो, हमने किए थे टॉपिक्स, नोवेशन, रिसिशन, ऑल्टरेशन। नोवेशन मतलब रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये देखो, नोवेशन पढ़ा था ना हमने। नोवेशन क्या था? भाई रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जो ओरिजिनल चीज थी आपने उसको नए से रिप्लेस कर दिया। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया। उसके प्रति किसी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है फिर उसके प्रति। जैसे ए ने बी को 1 लाख देने थे। ए बी एंड सी एग्री दैट सी विल पे बी एंड ही विल एक्सेप्ट 1 लाख फ्रॉम सी इन ल्यू ऑफ द सम ड्यू फ्रॉम ए। ठीक है, ए ने क्या करना था? बी को पैसे देने थे 1 लाख। अब ना तीनों ने क्या कर लिया, 3 लोगों ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि सी देगा तेरे को पैसे 1 लाख, ए नहीं देगा। अब आप बताओ, ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, वो क्या कैंसिल हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना? सब्स्टिट्यूट हो गया ना? इसको यस हमने इससे रिप्लेस कर दिया, नए से। सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, जब हम कोई पुरानी चीज को नए से रिप्लेस करते हैं तो पुरानी वाली चीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये लिखा है। फिर क्या ए को देने की जरूरत है पैसे बी को? नहीं। यही था हमारा हेडिंग ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट विद नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी। आगे रिसिशन। भाई जिसमें जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 लाख देना है तेरे को, ठीक है, वो सामान देगा, वो पैसे देगा, जो भी है। दोनों ने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया और उसके बदले कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ही लेके आए। जब दोनों ने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया अपना। तो क्या किसी को कुछ करने की या देन लेन की जरूरत है? बताओ जरा, बोलो जी बोलो। नो मैम। बिल्कुल। अब तीसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपने कुछ चेंजेस कर दिए अपने कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज आपने लोन वगैरह लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, फिर बाद में 15 हो गया। ठीक है, मतलब 15 से सपोज 10 हो गया, ऐसे लगा लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस हो। ठीक है, तो अब आपको 15% देने की जरूरत नहीं है, ये खत्म। अब आपको 10% देना है। कुछ भी मतलब अगर चेंजेस होती हैं फिर उससे क्या होता है? जो ओरिजिनल चीज थी वो कैंसिल आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये चीज किया था हमने। ठीक है, और हमने यहाँ पे नोवेशन और ऑल्टरेशन में कुछ डिफरेंसेस देखे थे। नोवेशन में क्या होता है? हो सकता, नोवेशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। अच्छा, इसमें क्या होता है? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट तो नया आया ही आया पुराने की जगह, हो सकता है पार्टीज भी नहीं आ जाए। ऑल्टरेशन में क्या होता है? ऑल्टरेशन में हम कहते हैं चेंजेस करना, नई टर्म्स एंड कंडीशन तो आई, ठीक है, पर पार्टी सेम रहती है। ये किया था, इसको समराइज किया था। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। यस मैम। यस मैम। फिर आगे इधर क्या लिखा है? प्रोमिसी में वेव और रिमिट। ठीक है, ऊपर नोवेशन किया, ऑल्टरेशन किया, रिसेशन किया, अब रिमिशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे ए ने बी को 5 लाख देने थे। A pays to B and B accepts in satisfaction of full debt. 2 lakh paid at the time and place at which 5 lakh were paid.
भाई यहाँ पे ए ने ना बी को 5 लाख दे दिए थे, ठीक है, और यहाँ पर ना ए ने 5 लाख की जगह इसको 2 लाख दे दिए और इसने एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। इसका मतलब क्या हुआ, बी ने इसको 3 लाख माफ कर दिए, छोड़ दिए, रिमिट कर दिए, खत्म कर दिए, छोड़ दिए। वेव या रिमिट या रिमिशन बोल देना, या पूरा का पूरा माफ कर देना, कैंसिल कर देना, या कुछ हिस्सा, या हो सकता है ये यहाँ पे कितना हिस्सा माफ कर दिया, 3 लाख, कुछ हिस्सा पार्ट माफ कर दिया। या हो सकता है वो बोलेगा ठीक है माफ किया, तू मत दे कुछ, खुश रह, तो फुल भी हो सकता है। हाँ जी, समझ आया जी। यस मैम। ठीक है, एक ये चीज थी हमारी, और आगे क्या इधर हमारा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहते हैं अगर आपने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे आपने, फिर क्या था, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी पार्टी ने के पास ऑप्शन थी वो कैंसिल या कंटिन्यू करने की, अगर कैंसिल हो जाता है, पार्टी ऑप्शन क्या सिलेक्ट करती है, कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कुछ फायदे लिए थे भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो फायदे उसको वापस देने पड़ेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते। ये है सिंपल सी चीज यहाँ बोली। और आगे क्या बोला है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ए ने पे किया बी को 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रॉमिसिंग टू मैरी सी। ए ने बी को 1 लाख दिए ताकि बी सी से शादी कर ले। अब ए यहाँ पर जो सी टू मैरी सी एज डॉटर, सी कौन था, ए की बेटी थी। अब सी की क्या होगी, डेथ होगी जब शादी करनी थी, अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, वॉइड हो गया, वो है ही नहीं, शादी किससे करनी है। जब वॉइड हो जाता है, अब यहाँ पे उसको पैसे मिल गए थे बी को वॉइड एग्रीमेंट में, तो जो उसको फायदा मिला तो वो उसको वापस देना पड़ेगा। ये सिमिलर है, अभी किया था ना, ये देखो, चाहे वॉइडेबल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वॉइड हो जाए, अगर किसी पार्टी को कुछ फायदा पहुंचे तो उसको वो वापस लौटाना पड़ेगा जिसका था वो। हाँ जी बच्चों, समझ आया। यस मैम। यस ठीक मैम। है जी। और आगे क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। ठीक है, रिसेशन मतलब कैंसिल करना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, और मतलब जो पार्टी के पास ऑप्शन है कंटिन्यू या कैंसिल करने, उस पार्टी ने अगर डिसाइड किया कि कैंसिल करना है, ठीक है, तो उसको वो चीज दूसरी पार्टी को बतानी पड़ेगी, तभी आगे चीज वो प्रॉपर चलेगी ना, तो कम्युनिकेट करो। और आगे क्या लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। Effects of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance। ये वही कारपेंटर वाला एग्जांपल हमारा, ठीक है, कि उसने कुछ रीजनेबल फैसिलिटीज, मतलब उसको कोई चीजें देनी थी, दी नहीं लाके कारपेंटर। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे उसने बोला था कारपेंटर ने, आपको दे दूंगा अलमारी वगैरह बना के, पर जिसको प्रॉमिस किया ना उसने सामान या फैसिलिटी नहीं दी उसको, जो चीजें यूज करके वो बनाता। ठीक है जी, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ जी बोलो, इस केस में क्या हो जाएगा, क्या कारपेंटर को तभी अलमारी बनानी पड़ेगी, क्यों उसके पास ऑप्शन आ जाएगी कैंसिल करने की। बोलो जी बोलो। ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल करने का। बिल्कुल ऐसी है, देखो ये कारपेंटर वाला, और ऊपर देखो, इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूजेस टू लर्न द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन टीचिंग। अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो आप टीचर पे कैसे ब्लेम लगा सकते हो कि टीचर नहीं पढ़ाती, ये अच्छा नहीं पढ़ाती, या ऐसे करती है वैसे करती है ना। ये देखो आप सब पे भी अप्लाई होते हैं वाला एग्जाम्पल। ठीक है, चलो, आया यहाँ तक, आया समझ में सबको। मैम ये जो कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, अगर हम ये ना करते तो ये वॉइड हो जाता है। हाँ ये देखो इधर क्या लिखे, अगर हम पढ़े, कहती है नोटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एक्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी rescinded but rescission must be communicated to other party in same manner as proposal is communicated।
सिमिलरली रिसेशन में भी वर्क इन द सेम मैनर एज प्रपोजल इज रिवोक्ड। कहते हैं वॉइडेबल का क्या मतलब होता है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे कंटिन्यू करे चाहे कैंसिल करे। ठीक है, अब ए और बी है, दो पार्टीज हैं। अब ए के पास ऑप्शन है वॉइडेबल की। अब अगर इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब इसने अब बी से सामान नहीं लेना अगर, तो ये बताए भाई, बताना पड़ेगा, तभी ये इफेक्ट होगा, रिवोक होगा, कैंसिल होगा। अच्छा, अगर ये आपका क्वेश्चन था, अगर ये ना बताए और बी ने सपोज सामान भेज दिया इसको, तो फिर और अगर इसने ना एक्सेप्ट किया, वापस भेज दिया, तो बी के पास ऑप्शन है, जो भी कंपनसेशन वगैरह, जो भी डैमेजेस वगैरह थे वो क्लेम कर सकता है फिर इस, बिल्कुल। ठीक है, बेशक ए ने क्या बोला कि मैंने तो वो कैंसिल करना था, पर उसको बताना चाहिए था ना। और अगर बाई चांस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी कंपनसेशन वगैरह क्लेम कर सकता है फिर उस केस। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना जरूरी। हाँ जी, समझ यस। आई। चल, एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, पर अगर कुछ नुकसान होता है दूसरी पार्टी का, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आओ जी, अब आगे चले हम, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? हाँ जी, डिस्चार्ज खत्म का, कर दो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा कि खत्म हो गया? बताओ, कब माना जाता है कि खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज हो जब गए सब, मुक्त हो गए अपनी। जब परफॉर्मेंस हो हाँ, जाती है। बिल्कुल। हम कब बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए अब, है ना? जैसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब दो हमने स्टार्टिंग में की थी ना, दो तरह की परफॉर्मेंस, या एक्चुअल या अटेम्प्टेड। आप चाहे एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आपने अटेम्प्ट किया परफॉर्म करने का, है ना? आपने दोनों में से कुछ भी कर दिया भाई, आपकी जिम्मेदारी खत्म। ये है। आगे देखो, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई दोनों पार्टीज ने आपसी सहमति से क्या किया, डिसाइड कर लिया क्या करने को। या सब्स्टिट्यूट, मतलब नोवेशन अभी पीछे पड़ा था ना, या सब्स्टिट्यूट कर लिया, या कैंसिल कर दिया, या चेंजेस कर ली, या रिमिट या रिमिशन कर ली, मतलब मुक्त कर दिया उनको, छोड़ दिया वो पैसा। आप बताओ, इनमें से कुछ भी हो जाता है पार्टीज की सहमति से। अभी ऊपर पड़ा था ना पहला पॉइंट, देखो, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी। ये नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, और एक हमने पढ़ा रिमिशन या वेव, है ना, मतलब छोड़ देना। तो जो ये चीजें हैं ना, ये कैसे होती हैं पॉसिबल? पार्टीज अगर आपसी सहमति से करती हैं, ये चारों चीजें, इनमें से कुछ भी, अगर चारों में से कुछ भी किया, आपसी सहमति से होता है, दोनों की सहमति से, कंसेंट से होता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर इनमें से कुछ हो गया, ठीक है जी, तो क्या मानना जाएगा? जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा? वो अब करने की जरूरत नहीं, पार्टीज मुक्त होगी। समझ आया? ये ऑलरेडी कर लिया हमने। चले आगे। यस मैम। ठीक है, आगे देखो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी हमने पढ़ लिया। भाई कुछ ऐसा हो जाता है, दो चीजें पढ़ी थी ना, कि शुरुआत में क्या इम्पॉसिबल है, तो डिस्चार्ज हो जाएंगी पार्टीज, करने की जरूरत नहीं हो तो वॉइड है। ठीक है, या शुरू में वैलिड थी, आगे जाके वॉइड हो गई। ठीक है, जैसे ये इनिशियल वाला किया था और सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी किया था। और यहाँ पे कहते हैं कई बार क्या होता है, लॉ में बदलाव आ जाते हैं, या जो चीज मेन चीज थी, ठीक है, हमने किया था ना प्लास्टिक वाला, या लॉ में बदलाव आ गए, या सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय होगा, खराब हो, जो सामान देना था वही खराब हो गया, अब कर ही नहीं सकते कुछ। या नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स which was naturally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerous malady। हाँ जी, क्या हुआ? मेलेडी मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी या ऐसी डिजीज होगी कि अब वो, आप बिल्कुल वो चीज कर ही नहीं सकते। हाँ जी, समझ आया? अगर आपको कोई बीमारी होगी या कुछ हो गया, अब आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे, तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। या अगर भाई युद्ध छिड़ गया हमारे देश में, तब सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वहीं ठप हो जाते हैं, डिस्चार्ज। समझ आया?
इनिशियल ये हमने किया हुआ, इनिशियल या सुपरवेनिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस किस कारणवश, लॉ के कारण वो चीज ही नहीं रही, या वो बंदा ही बीमार पड़ गया, या युद्ध हो गया। समझ आया? यस मैम। फिर आ गया डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। इसमें वो लिमिटेशन है, टाइम बार डेट। ठीक है जी, अगर कोई चीज हम मतलब अगर हमने किसी से पैसे लेने थे, ठीक है, वो 3 साल के अंदर ही ले सकते थे, रिकवर कर सकते थे केस कूस करके, उसके बाद उसको क्या बोल दिया जाता है, टाइम बार डेट। तो उसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, पार्टीज की लायबिलिटीज खत्म, मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे देखो, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई कुछ ऐसा हो गया कि अब कुछ पार्टीज कर ही नहीं सकती, लायबिलिटी खत्म, जिम्मेदारी खत्म। जैसे कि अगर पार्टी की डेथ होगी, जिसने प्रॉमिस किया था, या उसका दिवाला निकल गया, तो कानून कहता है फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर वहीं खत्म कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखो क्या है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने यूनिट, अगला यूनिट हमारा ना, जो ऑलरेडी हमने कर लिया। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो करना चाहिए था आपको, आपने वो किया ही नहीं है, मतलब डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग। जो आपने प्रॉमिस किया था, आपने वो किया ही नहीं है। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी को कि 100 बोरियां राइस की देंगे, ए ने क्या किया, फेल टू डिलीवर, ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम नॉट एसेंशियल, तो यहाँ पे बी कैन गिव अनदर डेट फॉर सप्लाई एंड ही विल नॉट बी लायबल टू क्लेम एनी डैमेजेस इफ प्रायर नोटिस फॉर सेम इज नॉट गिवन टू ए व्हाइल गिविंग एन। क्या बोल दिया, कहते ए ने बी को सामान भेजना था और जिस दिन भेजना था दिया नहीं, तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो दूसरी पार्टी को पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, जब जब माल नहीं दिया। और ये हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आपको याद है हमने किया था कि पार्टी के पास हक आ जाता है, या वेट कर ले ड्यू डेट तक, या उसी दिन कैंसिल कर ले, याद है आपको, ये किया था हमने, कल ही की है। बोलो। यस मैम। हाँ, फिर आगे देखो, प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। ये देखो रिमिशन, वेव, वही वाला। यहाँ पर 5 लाख देने थे ए ने बी को, बी कहता होली और इन पार्ट, पूरा का पूरा माफ कर दिया, या उसने कहा कि ठीक है 2 लाख दे दे, बाकी 3 लाख माफ कर दे। है ना, यही ऊपर किया था हमने, ये देखो रिमिशन वाला। हाँ ये देखो, चाहे होली चाहे इन पार्ट, किया था ना ये हमने। चलो जी यस आगे मैम। चलो, फिर आगे है इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। वो एक कारपेंटर वाला एग्जांपल ले लो। भाई जब तक आप उसको सामान नहीं ला के दोगे, तो उसकी क्या गलती भाई, कारपेंटर फिर मुक्त हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, वो नहीं वो काम नहीं करेगा फिर। मर्जर ऑफ राइट्स, मर्जर ऑफ राइट्स मतलब मर्ज करना, कंबाइन करना राइट्स। समटाइम्स inferior right and superior rights coincide and meet in one and same person. In such cases, inferior rights merge into superior. On merger, inferior rights vanish and are not required to be enforced. कहते हैं अगर आप, बहुत सारे अगर राइट्स जुड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कोई छुटपुट से हैं कोई बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो उस उसमें क्या होता है कि अगर वो कंबाइन कर देना, तो छुटपुट वाले वैनिश, खत्म हो जाते हैं, मेन मेन रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें हम, ए टुक लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, ए ने जमीन ली किराए पे बी से, सब्सिक्वेंटली ए परचेजेस दैट वेरी लैंड। Now A becomes the owner of land and ownership rights being superior to rights of lessee, the earlier contract of lease stands terminated. मुझे इसका मतलब समझा दो लास्ट वाले पॉइंट का, मर्जर ऑफ राइट्स, समझा सकते हो? चलो मैं, सपोज लक्षित है, ठीक है, तरुण का घर था, ठीक है, तरुण ने ये ना किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है, 5,000 पर महीने। तरुण कौन है, ओनर है, मालिक है, लैंडलॉर्ड है, और लक्षित क्या है, किरायादार, जिसको टेनेंट भी बोलते हैं। तो आप बताओ, तरुण के पास ओनरशिप राइट्स है यहाँ पे, और लक्षित के पास क्या है, टेनेंसी राइट्स है, मतलब रहने का हक है, पैसे दे।
हर महीने 5,000 दे। अच्छा, और इनका ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जैसे सपोज 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रेंट अग्रीमेंट इनके बीच में बन गया था, हर महीने इसने 5,000 रुपये देने थे। अच्छा सपोज 8 महीने हो गए, अब 9th मंथ स्टार्ट होना था, ठीक है। 8 महीने तो इसने क्या किया, 8 मंथ्स इसने 5,000 पर महीना भरा पैसा। 9th मंथ में क्या हो गया, तरुण ना क्या कहता, मैंने अपना घर बेचना है। तरुण ने किसको बेच दिया, लक्षित कहता मैं ही खरीद लेता हूँ, लक्षित को घर बेच दिया। यहाँ पे 9वें महीने में बताओ लक्षित कौन है मालिक, लक्षित या तरुण? हाँ जी, कौन है मालिक घर का? लक्षित। लक्षित है। अब आप बताओ 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने के लिए, ठीक है, आप बताओ अब उसको यहाँ पे भी पैसा भरना पड़ेगा 5,000 पर मंथ। बोलो जी, यहाँ हाँ पे मैम। भरना नहीं, क्यों? क्योंकि क्यों अब वो क्या? ओनर। बिल्कुल, कहते पहले उसके पास क्या थे, टेनेंसी राइट्स थे। अब जब मालिक बन गया उसके पास क्या आ गए, ओनरशिप राइट्स थे। ये क्या थे, ये छोटे छोटे, मतलब इसको इंफीरियर राइट्स बोल सकते हैं, जो छोटे कम, ठीक है। और इनको क्या बोल देंगे, सुपीरियर, ये ज्यादा बड़े राइट्स। आप बताओ जब ये क्या हुआ, ओनर बना, तो ये दोनों राइट्स क्या हो गए, मर्ज हो गए। और जब मर्ज एक साथ, जब ये मिल गए, जब ये एक साथ ये मिल गए, मर्ज हो गए, तो जब मर्ज करते हैं, ये छोटी वाली चीज क्या होगी, गायब, क्योंकि वो किराएदार थोड़ा ना, 5,000 थोड़ा बनना है। तो इसमें ये वाले राइट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये बड़े वाले राइट्स रहेंगे, ये कंटिन्यू होंगे। अब समझ आया मर्जर ऑफ राइट्स? बोलो जी। यस मैम। हाँ जी, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? बोलो जी बोलो। यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बताओ बच्चों, समझ आया यहाँ तक? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये यस वाला बड़ा यूनिट था, ठीक है, इसलिए आज के लिए रखा था। ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।